तो हेलो दोस्तों, चलिए ये संसार में की मार्च की 2023 में ये महत्वपूर्ण चर्चित स्थानों को देखते हैं। तो सबसे पहले जबलपुर है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इंदौर के बालेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को हुई बाबरी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मरने वालों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। यह हादसा बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत के ढहने के कारण हुआ। पेरू तो हाल ही में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्र शेरों के 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस उप प्रकार 5H1N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण ऐसा हुआ। ये विषाणु जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों द्वारा जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करते। मानव संक्रमण संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से होता है। फिर जीलैंडिया, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक लापता महाद्वीप की खोज की है जिसे जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। जीलैंडिया एक लंबा संकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांश दक्षिणी प्रशांत महाद्वीप में डूबा हुआ है। यह औपचारिक रूप से गोंडवाना नामक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट के घटक महाद्वीपों में से एक था। इसमें 500 मिलियन वर्ष पिछले पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। सियाटल, तो ये 21 फरवरी 2023 को अमेरिकी शहर सियाटल जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने से संबंधित अध्यादेश पारित करने वाला पहला शहर बना। यह अध्यादेश 1 के मुकाबले 6 मतों से पारित हो गया, मतलब 6-1 से ही पारित हुआ। नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट पर 8,810 मीटर की ऊंचाई पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा फरवरी 2023 में विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। पुणे, तो महाराष्ट्र के पुणे में 9 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। इस परियोजना की कुल लागत 438 करोड़ रुपए है। तुर्की, तो यूरेशिया स्थित तुर्की में 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में अन्य भूकंप प्रभावित सीरिया के भी लोग शामिल हैं। मरने वालों के अतिरिक्त 51,60,000 इमारतें इस भूकंप में ढह गईं। बहुत नुकसान हुआ। होशंगाबाद, तो रेलवे ने पश्चिमी मध्य रेलवे को होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जनवरी 2023 में नर्मदापुरम कर दिया है। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के इस शहर का नाम फरवरी 2022 में नर्मदापुरम कर दिया गया था। चलिए अब वायनाड के बारे में देखते हैं। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में केरल के वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए देश में पहला स्थान मिला। हाल ही में अक्टूबर 2022 के महीने के लिए समग्र प्रदर्शन के मामले में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। वायनाड की जिला कलेक्टर ए गीता ने बताया कि जिले ने स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब वायनाड को रैंकिंग के लिए चुना गया। उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में निर्मित महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 850 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत निर्मित कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर से अधिक है। यहाँ पर 108 बलुआ पत्थर से तैयार स्तंभ बनाए गए हैं। इसके शीर्ष पर त्रिशूल डिजाइन की गई है। इस पर भगवान शिव की मुद्रा है। यह कॉरिडोर तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोढेरा, तो 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा को भारत में
24 घंटे चलने वाला पहला सौर संचालित गांव घोषित किया है। गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। इस गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है। इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं। मोढेरा अपने सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जो पुष्पावती नदी पर स्थित है। दिसंबर 2022 में मोढेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सांस्कृतिक स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। दासपारा तो त्रिपुरा के चारिलम निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी बीजापुर के दासपारा को 3 सितंबर 2022 को भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। दासपारा को इस विलेज को पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर 64 परिवारों की बस्ती के रूप में विकसित किया गया है। प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका का पालन करने वाले सभी निवासियों के साथ गांव को बदल दिया गया है। नागालैंड तो अगस्त 2022 में 119 वर्ष बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। 2003 में दीमापुर के रूप में पहले रेलवे स्टेशन उद्घाटन के बाद 2022 में राज्य के सुखोबी में दूसरे स्टेशन को चालू किया गया। असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच चलने वाली प्रतिदिन डोनी पोलो एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को अब सुखोबी तक बढ़ाया गया है। वाराणसी तो 15 अक्टूबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा भारत के वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। कोझिकोड केरल के कोझिकोड में एचडीएफसी बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया। सिमलीपाल तो उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए, जिन्हें मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। भारतीय वन विभाग के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुर्लभ काले बाघ वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। फिर दीमा हसाओ असम के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जड़ों मेगालिथिक स्टोन जार्स की हाल ही में खोज हुई। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के संभावित संबंधों पर ध्यान आकृष्ट किया, जो दूसरी महाशताब्दी ईसा पूर्व से है। शोध पत्र एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट ने 3 अलग अलग प्रकार के जार का दस्तावेजीकरण किया। नुचू बंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई। एशियन आर्कियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के सैंधवकालीन पुरा स्थल राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले 32 वर्षों से हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले। यह एएसआई की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इसे फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना, एक रसोई परिसर के अवशेष भी मिले हैं। एएसआई ने पिछले 2 महीनों में राखी गढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरें और बच्चों के खिलौने सहित कई चीजें खोजी हैं, जो सभ्यता के विकास की ओर संकेत करती हैं। तो अब चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रामचंद्र पौडेल, ये नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ 13 मार्च 2023 को ली। राष्ट्रपति चुनाव में वह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले 8 दलीय गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे। उन्होंने मुकाबले में प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र निम्बगांव को बड़े अंतर से हराया। चुनाव में पौडेल को 33,802 वोट तो उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र को 15,518 वोट मिले। सतीश कौशिक तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता
निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात से निधन हो गया। एनसीडी के छात्र रहे सतीश ने मिस्टर इंडिया, गॉड टू सी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई। के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक के विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा में 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें सिने जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नीलमणि फुकन, असमी भाषा के लिए साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फुकन का हाल ही में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूर्य, हेनुनामी, ओहेई, नोदिएजी और गुलापी जामुर हैं। फिर एल.एस. ब्ल्यात्स्की, तो एल.एस. ब्ल्यात्स्की को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एल.एस. ब्ल्यात्स्की को वहां की सरकार ने हाल ही में 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। यह वियसना मानवाधिकार समूह के सह संस्थापक हैं और 2022 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के बाद विवाद के केंद्र में रहे। एल.एस. ब्ल्यात्स्की और उनके द्वारा बनाए गए वियसना मानवाधिकार संगठन के 3 अन्य प्रमुख सदस्यों को सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया है। वाणी जयराम, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 78 वर्ष की अवस्था में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा भाषा में उन्होंने 10,000 से अधिक गानों को अपना स्वर दिया। उन्हें वर्ष 2023 के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कैप्टन शिवा चौहान, तो भारतीय दल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सुपर पोस्ट पर तैनात किया गया है। इस पोस्ट पर तैनात होने वाली शिवा पहली महिला हैं। व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप में 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पुतिन यूक्रेन में खासकर बच्चों के अवैध निर्वासन और लोगों के अवैध हस्तांतरण के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को 79 वर्ष की आयु में दुबई में निधन हो गया उनका। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के जनरल थे। उनका जन्म 1943 में दरियागंज, नई दिल्ली में हुआ था। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और लाल मस्जिद के मौलवी हत्याकांड में भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। वे 2016 से दुबई में रह रहे थे। वह एमाइलाइडोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे। यह एक दुर्लभ रोग है, शरीर के विभिन्न ऊतकों में प्रोटीन के रूपों के असामान्य जमाव का कारण बनता है। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाने और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने के जुर्म में परवेज पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। कृष्ण प्रकाश, तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने 26 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक लहर के विपरीत 16.20 किलोमीटर की दूरी तय करके ऐसा करने वाले दुनिया के पहले तैराक बन गए। सामान्यतः अन्य तैराक लहरों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरते हैं। कृष्ण प्रकाश ने धारा के विपरीत तैरकर इस दूरी को 5 घंटे 26 मिनट में पूरा किया। प्रमिला जयपाल, भारतीय अमेरिकी प्रमिला जयपाल को यूएसए में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। जुडिशरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के लिए नामित होने वाली वह पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला बनी है। जयपाल रिकॉर्डेड समिति के इतिहास में उप समिति के रैंकिंग सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अप्रवासी हैं। इनकी नियुक्ति अप्रवासन, अखंडता, सुरक्षा और प्रवर्तन पर काम करने वाली उप समिति की महिला सदस्य के
महिला सदस्य जो लोफ ग्रेन के स्थान पर हुई है, प्रमिला जयपाल भारतीय मूल की एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जो 2017 से वाशिंगटन के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रमिला का जन्म 21 सितंबर 1965 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन इंडोनेशिया और सिंगापुर में बिताया। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से बीए और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल। राजा जेचारी तो भारतीय मूल के अमेरिकी 45 वर्षीय राजा जेचारी को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है। इनकी घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग ने 26 जनवरी 2023 को की। यह वर्तमान में नेशनल एरोनॉटिकल एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में क्रू 3 कमांडर और एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कार्यरत हैं। चारी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार सीनेट द्वारा इनकी पुष्टि की जानी है, जो सभी वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नियुक्तियों को मंजूरी देती है। ब्रिगेडियर जनरल संयुक्त राज्य अमेरिका में एयर फोर्स का 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। यह पोस्ट कर्नल के ऊपर और मेजर जनरल के नीचे आती है। राजा जेचारी का पूरा नाम राजा जॉन बुरपुतुर जारी है। वह एक अमेरिकन टेस्ट पायलट और नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। वह यूएसए एयरफोर्स एकेडमी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूएसए नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से ग्रेजुएट हैं। राजा ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह यूएसए एयरफोर्स में कर्नल के पद पर तैनात हैं और उनके पास 2500 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। राजा ने 461वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा स्पेस एक्स क्रूज 3 मिशन के कमांडर के रूप में भी काम किया है, जिसे 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। राजेंद्र सिंह पवार तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के 8वें फिक्की उच्च शिक्षा गुणवत्ता पुरस्कार समारोह में हाल ही में एनआईआईटी के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। पवार को यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। देव जोशी तो भारतीय अभिनेता देव जोशी को उन 8 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है जिन्हें 2023 में एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा के लिए उड़ान भरना है। स्पेसएक्स ने चंद्रमा के लिए इस पहले नागरिक अभियान को डियर मून प्रोजेक्ट नाम दिया है। अब्देल फतेह अल सीसी तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतेह को 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया था। पहली बार इस समारोह में अरब गणतंत्र का कोई राष्ट्राध्यक्ष ने हिस्सा लिया है। अमित दास गुप्ता 3 नवंबर 2000 ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनकी भूमिका के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM के जनरल डिवीजन में मानक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। अमित दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय राजनयिक, लेखक और शिक्षक हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक पुरस्कार है और जब इसे किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार कहती है कि उसने उस व्यक्ति को पुरस्कार का सदस्य बना दिया है। अमित दास गुप्ता 2009 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महा वाणिज्य दूत थे। दास गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया भारत युवा संवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पवित्रा प्रभाकर तो अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को नकारात्मक यूजर अनुभवों को कम करने वाला टूल विकसित करने के लिए अमेजॉन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में एक कार्यक्रम निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इस टूल का उपयोग मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के यूजर अनुभव में
व्यवधान करने वाले बदलावों को कम करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि उत्पाद समय के साथ परिष्कृत और नए सिरे से प्रशिक्षित किया जाता है। वेंकी रामकृष्णन। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के महाराजा या महारानी द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। प्रोफेसर वेंकी का जन्म तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में शिक्षा पाई थी। 2009 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 70 वर्षीय वेंकी उन 6 व्यक्तियों में शामिल है जिनका महारानी एलिजाबेथ II ने गत वर्ष में निधन से पहले अपने ऐतिहासिक आदेश में उल्लेख किया था। मालूम हो कि किंग एडवर्ड VII द्वारा 1902 में स्थापित द ऑर्डर ऑफ मेरिट महाराजा की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर सशस्त्र बलों, विज्ञान, कला और साहित्य में असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। फिर सुमित आनंद, तो इनसाइड ग्रोथ पार्टनर्स के संस्थापक और इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज EFCCI के अध्यक्ष सुमित आनंद को नवंबर 2022 में फ्रांस के राजदूत द्वारा नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया सुमित आनंद को। श्लोक मुखर्जी, तो हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की। इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज शीर्षक से भारत के लिए विजेता घोषित किया गया है। अपने डूडल को साझा करते हुए श्लोक ने लिखा, अगले 25 वर्षों में मानवता की बेहतरी के लिए भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी इको फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। भारत पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की नियमित रूप से यात्रा करेगा। भारत योग एवं आयुर्वेद में अधिक विकास के साथ आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत के लगभग 100 से अधिक शहरों से कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों की 1,15,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनका विषय था अगले 25 वर्षों में मेरा भारत होगा। डोमिनिक लैपियर, तो फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसी किताबों के कालजयी फ्रांसीसी लेखक डोमियन लेपियर का 5 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में डोमिनिक ने पेरिस में अंतिम सांस ली। भारत से विशेष लगाव को देख भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। भारत की आज़ादी पर उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक लिखी। यह किताब आज़ादी पूर्व घटनाओं का तथ्यात्मक अवलोकन है, इनकी शुरुआत लॉर्ड माउंटबेटन के ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय नियुक्ति होने और महात्मा गांधी की हत्या के साथ खत्म होने से होती है। व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम पर्सन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। टाइम मैगजीन अपने नवीनतम अंक में जेलेंस्की को कवर पेज पर जगह दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की पिछले 10 महीनों से मजबूती के साथ अपने देश और देशवासियों के साथ खड़े रहे। शेखर जोशी, तो हिंदी साहित्यकार श्री शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में 4 अक्टूबर 2022 को गाजियाबाद में निधन हो गया। मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के श्री जोशी के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इनमें कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, एक पेड़ की याद 2015, आदमी का डर 2011 आज शामिल हैं। उनकी कुछ कहानियों का अंग्रेजी, चेक, पोलिश एवं जापानी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था। इसी वर्ष 2022 में उन्हें अमर उजाला के शब्द सम्मानों के तहत पुरस्कृत किया गया था। जे उनकी कुछ कहानियों का अंग्रेजी, चेक, पोलिश एवं जापानी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इसी वर्ष 2022 में उन्हें अमर उजाला के शब्द सम्मानों के तहत पुरस्कृत किया गया था। फिर जे ईरानी, तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात उद्यमी श्री जमशेद जे ईरानी का 86 वर्ष की उम्र में जमशेदपुर, झारखंड में निधन हो गया। मेटलर्जी में
परास्नातक एवं डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर ईरानी 1963 में शेफील्ड में ब्रिटेन आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में जुड़े थे। बाद में 1968 में भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा स्टील में महाप्रबंधक, अध्यक्ष, महानिदेशक एवं निदेशक रहने के पश्चात 2001 में टाटा स्टील से सेवानिवृत्त हुए। अभिजीत सेन, तो अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का 72 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया। 2004 से 14 तक योजना आयोग के सदस्य रहे अभिजीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक थे। वह कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में तथा दिल्ली के जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके थे। मैन ऑफ द होल, तो ब्राजील के वर्षा वन में 26 वर्षों तक अकेले रहने वाले अपने जनजातीय कबीले का आखिरी व्यक्ति की हाल ही में मौत हो गई। जंगल में वह जानवरों को पकड़ने और खुद को छिपाने के लिए गहरे गड्ढे खोदता था, इसलिए उसे मैन ऑफ द होल नाम दिया गया था। उसका शव 23 अगस्त 2022 को उसकी झोपड़ी के सामने मिला। मिखाइल गोर्बाचोव, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में वे असफल रहे थे। गोर्बाचोव को ग्लासनोस्त अभिव्यक्ति की आज़ादी की नीति का समर्थक और पेस्ट्रोनोइका आर्थिक पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। देव सहाय पिल्लई, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम को जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई। देव सहायन पिल्लई पहले भारतीय आम आदमी हैं जिन्हें पोप ने संत घोषित किया। देव सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 में एक हिंदू नायर परिवार में कन्याकुमारी स्थित नट्टिलम में हुआ था, जो त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। इनका मूल नाम नीलकंठ पिल्लई था, जिन्होंने 1745 में ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम लेजारूस रखा था। 14 फरवरी 1752 में देहानवास देव सहायम को गोली मार दी गई थी। प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 8091 मीटर पर चढ़ाई की थी, जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी है। मोहिते ने 2013 में माउंट एवरेस्ट 8849, 2018 में माउंट लोत्से 8516 मीटर, 2016 में माउंट मैकाले 8485 मीटर और माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर की चढ़ाई पूरी की। पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में 10 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने से 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। जम्मू में 1938 में जन्मे शिव कुमार ने 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए संगीत दिया। बबीता सिंह ये अप्रैल 2022 में सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया बबीता सिंह को। फिर किरण मजूमदार शाह, तो बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह 23 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया। नवीनतम नियुक्ति सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यह फेलो के 39वें सत्र के दौरान 30 से 31 मार्च 2023 जयंती
डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया। FLO फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला विंग है। सिद्धार्थ मोहंती ने 14 मार्च 2023 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरपर्सन का कार्यभार ग्रहण किया। उनका इस पद पर कार्यकाल 3 महीने का होगा। इन्होंने इस पद पर मंगल राम सुब्रमण्यम का स्थान लिया। विक्रम देव दत्त केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2023 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विक्रम देव को DGCA नागर विमानन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव शंकर दुबे 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी संजीव शंकर दुबे को 6 मार्च 2023 को भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक CAG नियुक्त किया गया है। संजीव शंकर दुबे को महालेखक नियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा से जुड़े मामलों पर मुख्य सलाहकार होता है। वह केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। प्रवीण शर्मा जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने इंडिया डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया है। जिष्णु बरुआ तो वरिष्ठ IAS जिष्णु बरुआ को 27 फरवरी 2023 को बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CIRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बरुआ अक्टूबर 2022 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। फिर सालिजा धामी तो भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया है। धामी को 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। धामी को 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। 1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। धामी फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली भी देश की पहली महिला अधिकारी। कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बर्कफील्ड साप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी नियुक्त की गई हैं। हाल ही में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लाने की मंजूरी दी गई थी। कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। कर्नल गीता। दीपक मोहंती तो हाल ही में RBI के पूर्व अधिकारी दीपक मोहंती को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्राधिकरण भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के अधीन के अधिकार क्षेत्र में नियामक संस्था है। फिर कृतिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रभारी CEO राजेश गोपीनाथन के त्याग पत्र के बाद कंपनी ने कृतिवासन को TCS का नया प्रभारी CEO नियुक्त किया है। वो अपना कार्यभार सितंबर 2023 में ग्रहण करेंगे। कृष्ण कुमार ये मार्च 2023 में कृष्ण कुमार को अरुण कुमार सिंह की जगह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। रश्मि शुक्ला तो वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल SSB का नया DG नियुक्त किया गया है, जिसे रश्मि शुक्ला 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अतिरिक्त DG के पद पर तैनात थी। रश्मि शुक्ला 30 जून 2024 तक सशस्त्र सीमा बल के DG पद पर अपनी सेवाएं देंगी। BBR सुब्रमण्यम श्री परमेश्वरन अय्यर की जगह BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन को हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश शहाबुद्दीन चुप्पू को हाल ही में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार थी चुप्पू को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। नील मोहन तो भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इन्हें सुसान बोचकी का स्थान दिया है इन्होंने। नील मोहन भारतीय मूल के तकनीकी प्रमुखों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं, जिनमें उनके अतिरिक्त अल्फानेट के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्ण और एडोब के शांतनु नारायण शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फाबेट यानी फेसबुक, सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक नहीं है दोस्तों, गूगल। फिर आईबीएम के अरविंद कृष्ण और एडोब के शांतनु नारायण शामिल हैं। अप्सरा अय्यर तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अप्सरा को हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया है। वे साउथ एशिया लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। स्वाति दवे, भारतीय मूल के वरिष्ठ बैंकर स्वाति दवे को सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन के सलाहकार बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नामित किया गया है। CAIR भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कारोबारी और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। अजय बांगा तो 23 फरवरी 2023 को मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया। वो जून 2023 में डेविड मालपास की जगह लेंगे। भारतीय मूल के अजय बांगा वर्तमान में इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिस में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। राजेश मल्होत्रा, भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के श्री राजेश मल्होत्रा को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्च 2023 को श्री सत्येंद्र प्रकाश की जगह कार्यभार ग्रहण किया। मैनुएला रोकाबोटे, तो ये 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोकाबोटे को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। गिनी एक मध्य अफ्रीकी देश है। गौरव द्विवेदी, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी को नवंबर 2022 में प्रसार भारती के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अरुण कुमार सिंह, तो बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार को नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रमेश केजरीवाल, तो इनको 11 नवंबर 2022 को ऑयल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। केजरीवाल देश में रबड़ उद्योग के लिए शीर्ष निकाय के रोड मैप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केजरीवाल डॉक्टर सावर धनानिया का स्थान लेंगे। अरुण गोयल, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग का पद ग्रहण किया। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी पंजाब कैडर गोयल ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उमेश ललित का स्थान लिया। इस पद पर उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। जस्टिस डीवाई के पिता वाईबी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक 22 फरवरी 1978 से 21 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पिता के बाद बेटा भी सीजेआई के पद पर पहुंच चुका है। शुभ्रकांत पांड्या, 3 नवंबर 2022 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने शुभ्रकांत को नया अध्यक्ष चुना। शुभ्रकांत को संजीव मेहता के स्थान पर फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी, तो 7 नवंबर 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके साथ ही न्यायमूर्ति केटी शंकर, प्रोफेसर आनंद पालीवाल,
प्रोफेसर D.P. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री राम करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। शेफाली जुनेजा, भारतीय राजस्व की 1992 बैच के अधिकारी शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सूचना समिति का अध्यक्ष चुना गया है। भारत को 12 वर्ष के अंतराल के बाद यह जिम्मेदारी मिली। जुनेजा इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। शेफाली 2019 से ICAO की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। भरत लाल, तो गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्था है। संध्या देवनाथन, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हाल ही में संध्या देवनाथन को नियुक्त किया। संध्या ने इस पद पर अपना कार्यभार 1 जनवरी 2023 को ग्रहण किया। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष चुना गया, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 28 नवंबर 2022 को संपन्न चुनाव में शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। वह ICAI के फेलो सदस्य हैं और वर्ष 1998 से ही लागत लेखाकार के तौर पर सक्रिय हैं। KB साजी को 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाबार्ड में शामिल होने के पूर्व साजी ने केनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया। अरविंद बिरमानी, तो भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। इन्होंने 2007 से 9 के बीच वित्त मंत्रालय में CEO के रूप में भी कार्य किया था। अरविंद बिरमानी फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। केवी सुरेश कुमार तो 2 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केवी सुरेश कुमार को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। फिर हरकीरत सिंह, कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में हरकीरत सिंह की नियुक्ति पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर के रूप में हुई है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वार्ड 9 और वार्ड 10 का प्रतिनिधित्व करने वाले हरकीरत सिंह को 2022-26 से डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर, तो दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने चेन्नई स्थित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमिरेट्स राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हंसराज अहीर, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 से 19 के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। मेघना अहलावत, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। TTIF का अध्यक्ष चुनी जाने वाली मेघना पहली महिला हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी कमलेश मेहता को संघ का महासचिव चुना गया। एन चंद्रशेखर, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वह भारत की G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। मृत्युंजय कुमार नारायण, तो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत मृत्युंजय कुमार को भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने विवेक जोशी का स्थान लिया। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, तो निदेशक CSIR
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला CSIR, NEPL नई दिल्ली के वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया। बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन CGPM की बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। प्रोफेसर अचंता विभिन्न देशों में चुने गए 18 सदस्यों में से एक हैं और वो CIPM के लिए चुने जाने वाले 7वें भारतीय और CIPM के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर KS नारायणन थे, जो CSIR NPL के संस्थापक निदेशक भी थे। वर्तमान में 64 देश CGPM के अध्यक्ष हैं और हर 4 साल में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स BIPM की फ्रांस में बैठक होती है। साकेत डालमिया PG इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक साकेत डालमिया ने सत्र 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHTCCI के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में कार्यभार ग्रहण किया। प्रताप पवार तो मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन प्रताप राव को सर्वसम्मति से 16 सितंबर 2022 को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया। इनकी नियुक्ति वर्ष 2022-23 के सत्र के लिए की गई है। सत्येंद्र प्रकाश जुलाई 2022 में सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने जगदीप भटनागर का स्थान लिया है। सुरेश एन पटेल को 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के पद की शपथ ग्रहण की। इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। फिर रुचिरा कंबोज तो भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी रुचिका कंबोज ने 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इन्होंने इस पद पर TS तिरुमूर्ति का स्थान लिया। रुचिका न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत बनी। रुचिरा ये 1987 सिविल बैच की टॉपर थी। फिर समीर बी कामत तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक समीर बी कामत को 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष चुना गया। कामत ने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। रेड्डी को रक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। रंजीत रथ तो 2 अगस्त 2022 को रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। पेशे से भूवैज्ञानिक रंजीत ने सुशील चंद्र मिश्र का स्थान लिया है। OIL में यह पद ग्रहण करने वाले रथ सबसे युवा अधिकारियों में से हैं। रविंदर टक्कर तो वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। टक्कर ने 19 अगस्त 2022 को हिमांशु कपालिया की जगह अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। KB सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। KB सुब्रमण्यम ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का स्थान लिया। अल्केश कुमार शर्मा तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश को हाल ही में इंटरनेट सर्विसेज का इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया है। 10 सदस्यीय इस पैनल में प्रौद्योगिकी पर गुटेरस के दूत अमनदीप सिंह गिल को भी शामिल किया गया है। फिर दीपिका पादुकोण दिसंबर 2022 में अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पॉटरी बॉर्न ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस कंपनी का भारत में स्थानीय साझेदार रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड है। अब्दुल समद दस्ती तो 28 दिसंबर 2022 के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कुवैत के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल अब्दुल को काला सागर अनाज पहल के लिए UN समन्वयक नियुक्त किया गया। एन्नारासु करुणेसन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने भारत में
अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन.आर. आसू को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। एन.आर. आसू एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक कार्य करने का अनुभव है। अनुराग शर्मा कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया। अनुराग शर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के सांसद हैं। रिलायंस एडमिरल गुइलेर्मो पावलोरियोस तो रियर एडमिरल गुइलेर्मो पावलोरियोस अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अर्जेंटीना के पावलोरियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी तो वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी को विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। CSIR देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने विशिष्ट कार्यों के लिए प्रख्यात कलाई सेल्वी का इस पद पर कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इन्होंने नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके नाम पर 125 से अधिक शोध पत्र और 6 पेटेंट हैं। इंदरमीत गिल तो भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय हैं। इसके पूर्व कौशिक बसु 2022 से 24 तक इस पद पर कार्यरत थे। गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। गिल का ग्रोथ, गरीबी, इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर सरकारों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। रंजना प्रकाश देसाई तो उच्चतम न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को 3 जून 2022 को भारतीय परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने चंद्रमौली कुमार का स्थान लिया। आदिल सुमरीवाल तो भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में आदिल सुमरीवाल को भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना। इन्होंने नारिंदा ध्रुव बत्रा का स्थान लिया, जिन्होंने 18 जुलाई को पद से त्यागपत्र दे दिया था। महेंद्र एन शाह 24 अगस्त 2022 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने महेंद्र एन शाह को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। डॉक्टर देवाशीष मोहंतो अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष मोहंतो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का नया निदेशक नियुक्त किया है। अल्केश कुमार शर्मा तो वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार को अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में भारतीय अधिकारी नियुक्त किया है। अल्केश कुमार शर्मा। राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 1984 बैच के IAS अधिकारी राजीव कुमार ने 14 मई 2022 को सुशील चंद्रा की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। राजीव कुमार ने वर्ष 2022 में चुनाव आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया था। पुष्प कुमार जोशी को मई 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी तो महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। डॉक्टर मनोज सोनी को लोक सेवा संघ आयोग का नया अध्यक्ष 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। सुमन के बेरी तो 22 अप्रैल 2022 को सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुमन के बेरी ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया है। AK सूद भारत
सरकार ने अप्रैल 2022 में AK सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने प्रोफेसर के विजय राघवन का स्थान लिया, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सूद भौतिकी विज्ञानी होने के साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। एक रेफिन पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर हैं। फिर ऑपरेशन या अभियान, तो अभ्यास अफिंडेक्स। तो भारत और 23 अफ्रीकन देशों के साथ भारत का सैन्य अभ्यास अफिंडेक्स कूट नाम से 21 मार्च से 19 मार्च 2023 के बीच पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह अफ्रीका भारत के बीच फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है, जो अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ तालमेल और बेहतर समझ पैदा करने के लिए किया गया है। साइक्लोन बंद, तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 14 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन वन नाम से पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास कोबरा वॉरियर, तो 6 मार्च से 24 मार्च 2022 तक इस बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वेलिंगटन में किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में मिराज 2000 लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया। फ्रिंजेक्स 2023 भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े सैन्य स्टेशन पर 7 से 9 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग बढ़ाना है। अभ्यास खंजर, तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण मार्च 2023 में टोकमोक, किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच तालमेल और अंतः क्रियाशील को बढ़ाने के लिए किया गया। अभ्यास तर्कस, आतंकवादियों के रासायनिक और जैव हमलों से बचने के लिए भारत की सैनिक सिक्योरिटी गार्ड NSG और अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने के बीच 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच छठे संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत चेन्नई के अलग अलग इलाकों में NSG और SOF ने मॉक ड्रिल किए। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिम में बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। वहीं अमेरिका की ओर से F-16 विमानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, तो भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों लैपेस ने उत्तरी बंगाल में 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच त्रिशक्ति प्रहार नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों और CAPF की मारक क्षमता के तालमेल को बढ़ाना और एकीकृत वातावरण में नए हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारियों को जांचना है। धर्म गार्जियन 2023, तो भारत और जापान की सेना के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजो में धर्म गार्जियन नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारत जापान की वायुसेना के बीच 1 से 2 मार्च को वायु सैन्य अभ्यास शून्य मैत्री का आयोजन किया गया। फिर अभ्यास तोपची, तो महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में अभ्यास तोपची आयोजित किया गया। स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणालियां इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण थी। अभ्यास तोपची एक वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास है। अभ्यास दस्तलिक, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच 20 से 5 मार्च 2023 के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया।
यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का पर केंद्रित था। ला पेरोस तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 से 14 मार्च 2028 को हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी के कर्मियों, जहाजों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर की हिस्सेदारी रही। द्विवार्षिक यह अभ्यास फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हिस्सा लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। इस अभ्यास में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति ने हिस्सा लिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 मार्च से 13 मार्च 2023 के बीच जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, यांत्रिकृत युद्ध की एक आम समझ बनाना, उभरते खतरों का मुकाबला करना है। ट्रोपिक 2023 तो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपिक 23 का आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। एम्फेक्स 2023 तो भारत की 3 सेनाओं का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन 17 से 22 जनवरी के मध्य काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। डेजर्ट फ्लैग 8 तो 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक इस बहुउद्देशीय वायु सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन UAE के अल-धफ्रा एयरबेस में किया गया। इस अभ्यास में UAE, फ्रांस, भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य विविध लड़ाकू प्रक्रमों में हिस्सा लेना और विभिन्न वायुसेना के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों से प्रशिक्षित होना है। यह पहला अवसर है जब LCA तेजस ने भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में हिस्सा लिया। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भयंकर भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को NDRF के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना एवं अन्य विभागों के जवान भेजे। भारतीय दल ने आपदाग्रस्त इन देशों में 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचाव कार्य किया। अभ्यास कोंकण 23 तो अब भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच अरब सागर के कोंकण तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास 20 से 25 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में समुद्री अभ्यास के सभी क्षेत्र, वायु सतह और उपसतह शामिल हैं। वीर गार्जियन 2023 तो भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 से 26 जनवरी 2023 तक जापान के हायाकुरी एयरबेस में संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज JASDF शामिल हुआ। संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। यह पहला अवसर है जब किसी विदेशी बल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किसी महिला अधिकारी ने किया है। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 विमान शामिल हुए। इस अभ्यास में जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 4 AF-2 और 4 F-5 विमानों के साथ भाग लिया। नौसैन्य अभ्यास वरुण ये 21 है तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण 16 से 22 जनवरी 2023 तक पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया।
समुद्र में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। सी ड्रैगन 2023 भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2023 का आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च 2023 के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में आयोजित किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सैन्य अभ्यास में समुद्री टोही विमान P-81 ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अमेरिकी नौसेना P-8A, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल P-1, कनाडा की शाही वायुसेना CP-140 तथा दक्षिण कोरिया की नौसेना का P-3C विमान ने अपने देश का नेतृत्व किया। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य मित्र सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल बैठाना है। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। तो सागर परिक्रमा मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। इसका पहला चरण गुजरात में मार्च 2022 में आयोजित किया गया, जो 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू हुआ और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ। दूसरा चरण 22 सितंबर को मांगरोल से वेरावल तक शुरू हुआ और 23 अप्रैल 2022 को मूल द्वारिका में समाप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालन ने 19 फरवरी 2023 को गुजरात के हजीरा पोर्ट से सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत की। तीसरा चरण 21 फरवरी को मुंबई के सासुन डाक में समाप्त हुआ। स्लीनेक 2023, तो यह भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ में सुधार करना, अंतर संक्रियता को बढ़ाना और बहुआयामी समुद्री संचालन में सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। इस अभ्यास में 2 चरण हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। श्रीलंका के कोलंबो में 3 से 5 अप्रैल तक हार्बर चरण का आयोजन किया गया। इसके बाद 6 से 8 अप्रैल को कोलंबो में ही समुद्री चरण का आयोजन किया गया। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक 2023 दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना और साझा मूल्यों, दोस्ती, भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टान, एक उन्नत एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट, तथा INS सावित्री द्वारा किया गया। वहीं श्रीलंका नौसेना की ओर से SLN गजबाहु और SNLS सागर द्वारा हिस्सा लिया गया। काजिंद 2022, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच उमरोई, मेघालय में किया गया। इस अभ्यास में कजाकिस्तान की ओर से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से 11 गोरखा राइफल के सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और अर्ध शहरी जंगली परिदृश्य में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर सैन्य गतिविधियों को आयोजित करना था। गरुड़ शक्ति 2022, तो भारत और इंडोनेशिया विशेष बलों द्वारा 13 दिवसीय 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन इंडोनेशिया में सगंगा बुआन प्रशिक्षण केंद्र कारवांग में आयोजित किया गया। यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। टाइगर ट्रंप अभ्यास, तो भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच बढ़ते राजनीतिक सहयोग के तहत 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच विशाखापट्टनम में मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप का आयोजन किया गया। इस वर्ष के अभ्यास में 50 संयुक्त प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था। इसमें कूटनीतिक परिचालन और सैन्य समन्वय को सुव्यवस्थित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया। IMT त्रिलाट, तो 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच IMT त्रिलाट कूट नाम वाले नौसैन्य अभ्यास
दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने हिस्सा लिया। इप्सामार ये 7वां संस्करण था इसका। 2022 में तो भारत और ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 7वां संस्करण 10 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त अभियानगत प्रशिक्षण, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना, सामान्य समुद्री खतरों को दूर करना है। INSV तारिणी केप टू रियो रेस के लिए रवाना। तो भारतीय नौसेना का सेल बोट INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के अभियान के लिए रवाना हो गया है। इस महासागर नौकायान दौड़ को 2 जनवरी 2022 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जनेरो, ब्राजील में होगा। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। इस अभियान में 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जहाज पर चालक दल को नेविगेशन, संचार, तकनीकी योजना आदि सहित आवश्यक सीमैनशिप कौशल में प्रशिक्षित करना है। केप टाउन रियो डी जेनेरो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। इस ट्रांस समुद्री यात्रा में 5 से 6 महीने की अवधि में चालक दल को भारतीय अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों के चरम मौसम और खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जेनेरो के लिए केप टाउन और वापस जाने के दौरान INSV तारिणी लगभग 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। INSV तारिणी को 2017 में नाविका सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान में पूरी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार INSV तारिणी का नेतृत्व कैप्टन अतुल सिन्हा कर रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर आशुतोष शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और SLT अविरल केशव शामिल हैं। गरुण 7 तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF के बीच राजस्थान स्थित जोधपुर वायुसेना बेस में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण 7 आयोजित किया गया। सिम्बेक्स 2022 तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 29वां संस्करण भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। समुद्री चरण 28 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में तथा बंदरगाह चरण 26 से 27 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के 2 जहाज RSS स्टालवार्ट और RSS विजिलेंस ने हिस्सा लिया। 1994 में शुरू हुई सिम्बेक्स अभ्यास किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारत का लगातार सबसे लंबा चलने वाला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सी विजिल 22 तो 15 से 16 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडियाज तटीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज सी विजिल 22 का आयोजन किया गया। यह अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण है। पिछला संस्करण जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज सी विजिल भारतीय हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करके भारत की तटीय रक्षा को मजबूत करता है। मुंबई हमलों के बाद देश भर के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया यह अभ्यास देश भर के 7,516 किलोमीटर के समुद्री तट और विशेष आर्थिक सेज के साथ किया गया है। अष्टा हिंद 2022 तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अष्टा हिंद 2022 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों सेनाओं के सभी सशस्त्र सेवा दलों संग अष्टा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है। इस अभ्यास में 2री डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिकों के साथ ऑस्ट्रेलियाई सेना तथा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट ने किया। अग्नि योद्धा वॉरियर 2022 तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं द्वारा द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण 13 नवंबर से 30 नवंबर 2020 के बीच फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं की
आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का प्रयोग किया गया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2022 तो भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच पुलाई क्लुआंग मलेशिया में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगली इलाकों में विभिन्न अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। मालाबार 2022 8 से 15 नवंबर 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का 26वां संस्करण जापान के साउथ ऑफ केंटो में आयोजित किया गया। इस अभ्यास की मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा की गई। इसके अलावा इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया। भारत में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व शिवालिक और कमोर्ता जहाजों ने किया। अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा संचालनों के लिए की गई प्रक्रियाओं हेतु आपसी सूझबूझ विकसित करना है। संगम अभ्यास तो दिसंबर 2022 में संगम सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच गोवा में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के मार्कोस और यूएस नेवी सील ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। भारतीय नौसेना ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान नामक अभ्यास संपन्न किया। पश्चिमी नौसेना कमान के तहत प्रस्थान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपतटीय रेलवे उत्पादन प्लेटफार्मों में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों और अन्य आकस्मिक घटनाओं को दूर करने के लिए कल्पित विभिन्न उपयोगों और प्रोटोकॉल का आकलन करना है। नसीम अल बहार 2022 तो भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहार 2022 का 13वां संस्करण 19 से 24 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर आयोजित किया गया। अभ्यास 2 चरणों में किया गया, जिसमें एक बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण था। नसीम अल बहार नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद और अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा हेलीकॉप्टरों और समुद्री गश्त विमान रोनियर के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्र में बेहतर व्यवस्था को बढ़ाने के लिए परिचालन स्तर की बातचीत को सुरक्षा प्रदान करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी है। शत्रुनाश द्वार तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया। पिच ब्लैक 2022 तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वायुसेना के ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलामेरे एयर वेपन्स रेंज पर आयोजित किया गया। 17 से अधिक देशों के लगभग 2500 सैन्यकर्मी और लगभग 1000 विमान आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस अभ्यास में भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, मलेशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया गणराज्य, यूके, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा और नीदरलैंड ने हिस्सा लिया। अल-अंजाह 4 तो भारत और ओमान की सेनाओं के बीच 18 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल-अंजाह 4 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में ओमान पैराशूट रेजिमेंट 60 कर्मियों वाली शाही सेना की टुकड़ी और भारतीय सेना की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं के आयोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत आतंकवाद
विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गगन स्ट्राइक तो भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल के प्रदर्शन हेतु खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में सितंबर 22 में हिस्सा लिया। अभ्यास में शामिल थल सैनिकों के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। फिर अभ्यास में जमीनी बलों में मशीनीकृत स्तंभों के साथ समन्वय करते हुए हेलीकॉप्टरों के सटीक हमलों का प्रदर्शन भी किया गया। यह अभ्यास कॉम्बैट एलिमेंट्स के बीच तालमेल हासिल करता है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतर आक्रामक क्षमता को बढ़ाना है। विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यास में अपाचे 64E और आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों WSI को सक्षम शस्त्र वितरण मंचों के रूप में मान्यता मिली। एक्स बिनबैक्स 2022 तो भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स बिनबैक 2022 का आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। MPX 2022 तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 29 से 30 जुलाई 2022 को आपसी तालमेल के परीक्षण हेतु उत्तरी अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास MPX कूट नाम से किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकस तथा फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FS सौम्य ने हिस्सा लिया। इसके अलावा समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 के साथ संयुक्त हवाई संचालन किया गया। एक्स स्काईलाइट तो भारतीय सेना ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपकरण संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना है। भारतीय सेना 2025 तक अंतरिक्ष सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपनी मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रहा है। सेना को समर्पित GSAT-7 उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022 तो भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों द्वारा वज्र प्रहार 2022 युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण 8 अगस्त से 29 अगस्त 2022 के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में अमेरिकी दल का नेतृत्व US स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के जवानों ने तथा भारतीय दल का नेतृत्व पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो ने किया। उदार शक्ति तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच अगस्त 2022 में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना है। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में Su-30 MKI और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया। खान क्वेस्ट 2022 तो 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की हिस्सेदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी ने किया। 14 दिन के इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच सैन्य सहयोग का विकास करने के साथ साथ इन देशों के सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करना है। 28वां रिमपैक 2022 तो विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यासों में से एक रिमपैक 2022 में भारत भी इस बार शामिल हुआ है। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का यह द्विवार्षिक संयुक्ताभ्यास है। हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को शुरू हुआ और 4 अगस्त 2022 तक चला। इस गहन संचालन और प्रशिक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत INS सतपुड़ा शामिल हुआ। इस अभ्यास में 38 सरफेस सैन्य जहाज, 4 पनडुब्बियों, 9 राष्ट्रीय थल सेना, 170 से अधिक विमान और लगभग 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स सी गार्जियन सेकंड। तो चीन और
पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच 10 से 13 जुलाई 2022 को शंघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह व बुसोंग पर यह नौसेना अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य समुद्री खतरे का सामना मिलकर करने की क्षमता विकसित करना है। युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस 2000। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 20 देशों का 2 संयुक्त युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 1 से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए जा रहे हैं। नेटपोलिटिक्स 8 तो 19 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलिटिक्स 8 के 8वें संस्करण का आयोजन गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर किया गया। नेटपोलिटिक्स 18 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत ACIP समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना में निहित प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को मान्य करना और उनमें भारत एक सदस्य है जिसमें भारत एक सदस्य है। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक तथा श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज शामिल थे। फिर कृपाण शक्ति, तो अप्रैल 2022 में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल कमांडर ऑफिसर कमांडर ने किया।